नमस्कार, फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं डॉक्टर संजीव चोपड़ा सर। संजीव सर 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। सर लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। सर ने कई किताबें लिखी हैं और हमने उनसे पिछली बार बात की थी आईएएस के बारे में और आईएएस के अंदर रिफॉर्म्स लाने के बारे में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फेयर ऑब्जर्वर के मुख्य संपादक अतुल सिंह सर। अतुल सर कई साल पहले आईपीएस में एक ऑफिसर होते थे और अब वो फेयर ऑब्जर्वर नाम के इंटरनेशनल मीडिया संगठन चलाते हैं। आप सब ने उनके वीडियोस देखे हैं, आप सब ने उनके बारे में जाना है। आज हम दोनों संजीव सर और अतुल सर से बात करेंगे। सर बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। थैंक यू रोहन, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, बहुत अच्छा लग रहा है और आपने हमको कनेक्ट करा दिया। देखो अतुल कहाँ बैठे हैं, ट्रम्प देश में बैठे हैं और हम यहाँ बैठे हैं। आधी रात हो चुकी है यहाँ वॉशिंगटन, उधर आधी रात हो चुकी है, यहाँ अभी सवेरा है। जी देखो वहाँ रात हो चुकी है, यहाँ अभी सवेरा है। बिल्कुल सर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आज हम जो जिनसे बात कर रहे हैं, आपका आईएएस का तजुर्बा और अतुल सर का आईपीएस का तजुर्बा, दोनों मिलकर हम एक गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहेंगे और ये है कि अप्रैल 2026 में भारत सरकार ने लागू किया है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एक्ट। इस एक्ट का प्राइमरी पर्पस ये है कि जो 5 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं उनको अब हेड करेगी आईपीएस। अब ये कौन सी हैं 5 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस? तो ये है सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस और सशस्त्र सीमा बल। तो संजीव सर मैं आपसे चालू करना चाहता हूं कि ये एक्ट क्यों लाया गया है, इसमें क्या ऐसा नया है और ऐसा क्यों किया जा रहा है कि इन 5 सीएपीएफ्स में 100% रिजर्वेशन एट टॉप एक आईपीएस ऑफिसर की होगी? शुक्रिया रोहन, और इसमें इस सवाल के साथ बहुत सारे और भी सवाल जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लोजर ये कि मेरे फादर बीएसएफ में थे, वो स्टेट पुलिस से बीएसएफ में गए थे, और मेरी वाइफ के फादर, रश्मि के फादर, वो भी आईपीएस में थे, वो भी बीएसएफ में गए थे। लेकिन मैं थोड़ा सा 60s के माहौल को और अब के माहौल को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, बिकॉज जब बीएसएफ बनी थी 1965 में, 1 दिसंबर 65 को बीएसएफ फॉर्म हुई थी, और उससे पहले भी ये जो बीएसएफ। एक मिनट कहना चाहूंगा, आपकी जो किताब है उसमें आपने चर्चा किया है अपने पिताजी का और उस समय का, और ये संजीव चोपड़ा साहब की किताब है, बड़ी बढ़िया किताब है। स्टार्ट विद द बीएसएफ इन दैट बुक, दैट हाउ माय 71 वॉर में बीएसएफ के जो कंट्रोल रूम में कैसे नक्शे होते थे। तो पॉइंट ये था कि जब बीएसएफ का इजाद हुआ था उस समय बीएसएफ वाज मेड विद बटालियंस ऑफ द स्टेट आर्म पुलिस, राइट। तो स्टेट आर्म पुलिस की बटालियंस ने ही बीएसएफ में ज्वाइन किया था। जो पहले जो कमांडर्स थे बीएसएफ के, चाहे वो रुस्तम जी रहे हों या अश्विनी कुमार रहे हों, बाद में बीरबल नाथ रहे हों, ये सब के सब जो थे, दे वर ऑल पीपल हु हैड स्पेंट a lot of time in the BSF. They had spent a lot of time in the BSF, and they had all joined the BSF either at the level of deputy commandants, also at the time of जब 65 में, तो जैसे मेरे फादर joined the level of deputy commandant, उसके बाद रश्मि's father had joined the level of additional director, assistant director equivalent to commandant, and they had a long innings in the BSF. तो उनका लगभग 50% जो इनकी सर्विस करियर जो थी वो बीएसएफ में निकली। तो इसलिए बीएसएफ के जवानों के साथ इंटरेक्शन, बीएसएफ के ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्शन एक बहुत ही, व्हाट कैन वन से, कि इट वाज अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप बिकॉज दे बिकेम द बीएसएफ। नाउ व्हाट हैपेंड इज दैट ओवर द इयर्स ये फोर्सेस बहुत बढ़ गई और इन फोर्सेस के अंदर इनके अपने ऑफिसर्स भी आने शुरू हो गए, क्योंकि पहले में तो सिर्फ ज़्यादातर ईसीओज आ रहे थे और ईसीओज इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स वो आने शुरू हुए। बीएसएफ में अपनी जो डायरेक्ट भर्ती शुरू हुई वो बाद में शुरू हुई, और अब जो सिचुएशन हुई है दैट नाउ द मेन इशू इज दैट वेदर ऑफिसर्स ऑफ द सीएपीएफ वो आल्सो सिलेक्टेड थ्रू द यूपीएससी, एंड दे ऑल, उनके लिए अपर एज लिमिट जो है वो 24 साल है, व्हिच मींस दैट ऑल ऑफ देम वुड बी स्पेंडिंग एट लीस्ट 36 years in their force, unlike the IPS जिनकी
average age of entry would be about 28 to 30, and who are spending about 30 years in whichever force. So ये एक द्वंद जो है वो आ रहा है. And because now the main, and one of the objections of the CAPF also has been that, look, you join the BSF or the ITBP only towards the terminal stages of your career, and you do not know anything about the force. You do not know anything about the difficult conditions. You do not know anything about the terrain. You don't know anything about the geography. You don't know anything about these things. So this is their their main complaint. And although the fact is the CAPF bill has done nothing different from what the extant practice was, yet the fact is that the Supreme Court was inching towards a move where this monopoly could have gone away. Now the possibility, you see, what was happening was that earlier the chance. सर आप ये कह रहे हैं कि जो कानून आया है वो यथार्थ से कुछ खास अंतर नहीं है. यथार्थ से कुछ अंतर नहीं, लेकिन इसने जो एक पॉसिबिलिटी, जो एक प्रोबेबिलिटी, जो एक होप होती है उसको बुझा दिया. देखिए उम्मीद, जो आशाओं का तुषारापात वो हो गया. It is that aspect which is there. But having said this, I think there are 2-3 other points which we have to take in mind. One, that these forces are now more professional than they were when they started. You see, because आगे क्या था, ये तो अभी रिसेंटली, अब 4-5 साल पहले ही हुआ है जब ये क्लियर हो गया कि कौन सी फोर्स कहाँ रहेगी. आगे क्या था कि मतलब BSF कहीं भी जा रही थी, ITBP भी कहीं जा रही थी, ITBP को भी जम्मू कश्मीर में लगा दिया था, ITBP को इंटरनल ड्यूटी में पंजाब में लगा दिया था. Now it is becoming more or less clear that the BSF has to guard the border of Pakistan and Bangladesh only, and you did not bring in Assam rifle. That's also a CAPF. That's also, of course, more military aligned. So now that borders are more specific, now that the ITBP officers are going to be manning the entire ITBP border, it's a very long border, you know, the northern, eastern, and middle sector. So ये एक issue तो है इसमें, and as we go along we'll discuss more. You see, but the fact is that आज की डेट में जो पिछली जो इलेक्शंस हो रही हैं उसमें क्लियर हो गया है कि state police की अपनी ability to conduct an election in any state is gone. Therefore, one, the dependence of the government of India, the dependence of the Home Ministry, the dependence of the Election Commission on the CAPFs today is much higher than at any point of time. Today, no state government is in a position to conduct elections by itself, which is a great failure of the state, which is a great failure of the Home Department of every state, because after all, conducting an election ought to be a routine affair. It should be like anything else. I mean, but today there is no state in the country which can conduct an election without large induction of CAPFs, which means that the importance of these forces is growing, and naturally the hopes and aspirations of these officers, they also have a legitimate concern that they should have been allowed to rise to the very top. And as the conversation moves on, we'll discuss more. जी, अतुल सर, आप IPS में रह चुके हैं, आपने IPS की ट्रेनिंग की है, आपने CAPF, CRPF वालों के साथ भी काम किया है, तो अगर आप हमारे दर्शकों को बस एक थोड़ा अंदाजा दे सकें कि दोनों में अंतर क्या है, IPS में और CAPF में जब ऑपरेशंस की बात आती है, कमांड एंड कंट्रोल की बात आती है, स्ट्रक्चर की बात आती है, तो बड़ा अंतर क्या है दोनों में? ठीक, तो उसको बताने के पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे पिताजी फौज में थे और मेरी दिलचस्पी काफ़ी रही है फौजी मुद्दों में, और वर्ल्ड वॉर 2 की जो हमारी टाइमलाइन है वेबसाइट पे, फेयर ऑब्जर्वर की वेबसाइट पे, जो BBC के पुराने शेयर थे अब उनका देहांत हो गया. मुझे बड़ा गर्व है उस पर, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि हमारी टाइमलाइन से बेहतर है. तो मैंने काफ़ी अध्ययन किया है इस मुद्दे पे, खासकर रणनीति, कूटनीति इत्यादि पे. तो पहला सवाल आता है कि ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस क्या हैं. बहुत से देशों में, चीन में भी एक आर्म्ड पुलिस फोर्स है. आर्म्ड पुलिस फोर्स का काम होता है इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए. जिस देश में इंसर्जेंसी का डर हो, डिसऑर्डर का डर हो, सिर्फ बॉर्डर, एक्सटर्नल बॉर्डर गार्ड नहीं करने, वहां आर्म्ड पुलिस की जरूरत होती है. आयरलैंड में जैसे
वर्ल्ड वॉर वन के बाद ब्लैक एंड टैन्स लगाए थे ब्रिटिश एम्पायर ने, बहुत से पुराने वर्ल्ड वॉर वन के सिपाहियों को भेज के। पासा उल्टा पड़ गया, वो कुछ ज्यादा ही क्रूर थे, तो आयरलैंड आजाद हो गया। लेकिन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है क्या? वो मॉडल्ड होती है फौज पे। उसका एक यूनिट होगी, यूनिट में कंपनीज होंगी, कंपनी कमांडर होगा, कंपनी असिस्टेंट कमांडेंट होंगे, फिर डेप्यूटी कमांडेंट होंगे, फिर कमांडेंट होंगे। और संजीव चोपड़ा जी तो हैं हमारे साथ, तो सर से पूछ लो, वो तो बीएसएफ की पलटन में ही पले बढ़े जी, तो पूरा समझा सकेंगे। तो फौज की तरह है, लेकिन उसका काम ये नहीं है कि बॉर्डर पे बीएसएफ को छोड़ के बॉर्डर पे तैनात होके वो पूरी लड़ाई लड़े। उसका काम यह है कि अगर बॉर्डर से कि इनकर्शन कम हो, आपकी टेरिटरी बची रहे, और अगर फुल स्केल लड़ाई होगी तो ऑपरेशनल कंट्रोल इनका फौज के नीचे आ जाएगा जी। उसका एक कारण है। लॉजिकली सोचें हम, अगर तार्किक जो है दिमाग चलाएं तो क्योंकि भाई जैसे ही लड़ाई होगी तो आपको फिर एक कमांड एंड कंट्रोल चाहिए, आपकी एक वॉर स्ट्रैटेजी होगी, आपकी टैक्टिक्स होंगी। अगर हर पलटन अपना राग अलापेगी तो फिर आप निश्चित तौर पे हारे आएंगे जी। ठीक, तो आईटीबीपी का क्या काम है भाई? चीन का बॉर्डर सुरक्षित रखें, और 3,500 किलोमीटर है मोटा मोटी, और वो 13,000 प्लस शब्द का एक आर्टिकल है मेरा जो कि मैंने लिखा था। विक्रम सूद जो कि पुराने रॉ चीफ हैं, और ग्लेन काल जो कि पुराने सीआईए के अफसर हैं, उनके साथ संजीव चोपड़ा सर ने पढ़ा था। वो काफी लंबा है, वो बुक चैप्टर भी बन चुका है अब रटलिश पब्लिकेशन में किसी। तो आईटीबीपी का बड़ा महत्व है, और आईटीबीपी आपकी बड़ी सुदृढ़ होनी चाहिए, क्योंकि चीन एक सशक्त देश है और एक सुपर पावर बन चुका है जी। बीएसएफ का बता ही दिया, बीएसएफ का काम है पाकिस्तान के बॉर्डर पे और बांग्लादेश के बॉर्डर पे जी। सीआईएसएफ का काम हो गया एयरपोर्ट गार्ड करना। हालांकि शुरू में सीआईएसएफ का काम था कि इंडस्ट्री गार्ड करे, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री, और चूंकि हम एक सोशलिस्ट इकोनॉमी थे तो बहुत सी इंडस्ट्रीज जो है स्टेट ओन्ड थी, तो उनको गार्ड भी करना जरूरी था। ठीक, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का काम था कि भाई अगर डिस्टर्बेंस हो, जैसे नक्सल पंथी मूवमेंट हुआ था बंगाल में, और संजीव चोपड़ा तो वेस्ट बंगाल काडर के हैं, इनसे पूछो तो बताएंगे पूरी तरह, मतलब पूरा इतिहास बताएंगे कैसे। और फिर वो फैल गया, बिहार भी गया, वो आंध्रा भी पहुंचा, वो गढ़चिरौली महाराष्ट्र भी पहुंच गया, छत्तीसगढ़ में तो है ही विद्याचरण शुक्ल जी, जो कि रात के राजा कहलाते थे, उनका निकनेम रात का राजा था। विद्याचरण शुक्ल मारे गए एक एम्बुश में नक्सलों से। तो सीआरपीएफ का काम क्या था कि भाई आपकी इंटरनल सिक्योरिटी, खासकर एंटी नक्सल ऑपरेशन वगैरह में सीआरपीएफ का काम था जी। और इसी तरह जो है एसएसबी सीमा सुरक्षा बल का काम है नेपाल के बॉर्डर के साथ जी, तो बिल्कुल ये अलग अलग रोल है। अच्छा, एक चीज हमको याद रखनी चाहिए कि सारी आर्म्ड पुलिस खत्म नहीं हुई। आंध्र में ग्रेहाउंड्स ने अच्छा काम किया है, इक्का दुक्का स्टेट अपवाद है ठीक, लेकिन जैसे यूपी की पीएससी अब फटे हाल है, बेहाल है। अगर कोई पीएससी जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि महाभारत में जैसे पांडवों को वनवास मिल गया था या ज्ञातवास मिल गया था, वो उसको वही समझता है अफसर, आईपीएस अफसर। एक मैं बताऊं आपको, just to add on to what he's saying, KPS Gill did try to create the India Reserve Battalions because he felt कि जो ये state armed polices हैं, ये बड़ा potential है इनमें, क्योंकि आफ्टर ऑल देखिए जब आदमी रिक्रूट होता है तो वही लगभग वही व्यक्ति जो है वो बीएसएफ ज्वाइन करेगा, वही व्यक्ति अग्निवीर बन जाएगा, वही व्यक्ति फॉरेस्ट गार्ड बन जाएगा, वही व्यक्ति होम गार्ड बनेगा। उसके बाद डिपेंड करता है उसकी ट्रेनिंग क्या है, what is his orientation, what is his mahal, what is the leadership that he's getting. And this point, in fact, the origin of BSF is also dated to this aspect of, which Shastri ji wanted, that why don't the state armed polices collaborate with each other. आइडिया ये था कि इंटरनल जो प्रॉब्लम होगी ये थोड़ी होगी पंजाब में और हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में और गुजरात में एक ही समय प्रॉब्लम होगी। आइडिया था कि अगर एक स्टेट में प्रॉब्लम है
तो उसकी नेबरिंग स्टेट से लोग आ सकते हैं, या बॉर्डर पे भेजना है तो वी कैन सेंड पीपल फ्रॉम द, बिकॉज पहले तो जो बॉर्डर सिक्योरिटी थी दैट वाज विद द स्टेट आर्म पुलिस. The security of the border was with the state armed police. It is only much, and that is why there is that link between the state armed polices and the BSF. One more point, in addition to what Atul has just said, one of the roles of the BSF and the ITBP is also to prevent movement. I mean, migrations of people, movement of cattle, contraband, narcotics, trade, smuggling. You know, these are all very serious issues. The BSF Safeguarding the border से Safeguarding जो the border. Safe, जो कुछ आपका जो है उल्टा सीधा काम हो सकता है उसे रोकना है. So it's a very important function, very important function, and there is no role confusion. There is a role. You know, every organization has to adapt itself to the circumstance. When there is a war, there is a war, and therefore the command control structure has to be in one format. But सब समय तैनात रहना, सब समय we cannot have our tanks and our missiles ready all the time for a war. So that's a different ball game altogether. तो ये जो सिचुएशंस जो अभी आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं बिकॉज ये अब इमर्ज हुई हैं, बिकॉज बहुत पहले तक तो बीएसएफ के जवान, बीएसएफ जो ऑफिसर्स डायरेक्टली रिक्रूट हुए बीएसएफ में, वो उनकी इतनी सीनियोरिटी ही नहीं थी कि वो आईजी या आईजी या डीजी लेवल पे पहुंच सकें. अब जब उनकी सीनियोरिटी इतनी हो गई, जब उनके 36 साल हो गए, तब उनको लगता है कि दे हैव टू स्टॉप एट द लेवल ऑफ एडीजी, एंड दैट इज क्रिएटिंग अ रिजेंटमेंट इन दिस वेरी लार्ज फोर्स. मतलब इसमें तो जैसे आप ही ने एनालिसिस आप बता दें सबको कि कितने, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ ईच ऑफ दीज फोर्सेस. यू विल हैव द एग्जैक्ट फिगर्स विद यू, so you can tell our viewers the strength, and the big forces. तो रोहन, दो कार्य करना भाई. जी सर. पहला ये बताओ कि हर फोर्स के नंबर्स क्या हैं. जी. और दूसरा भाई ये बताओ कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था जी, उस पे थोड़ा सा प्रकाश डालो, उसके बाद हम चर्चा जारी रखेंगे. बिल्कुल सर, बिल्कुल. तो आंकड़े जो हैं वो बड़े मजेदार हैं, और अगर देखा जाए तो काफी बड़ी फौज है हमारे पास. सीआरपीएफ में अकेले ही 3.5 लाख लोग हैं, बीएसएफ में 2.5 लाख लोग हैं, सीआईएसएफ में 1.5 लाख लोग हैं, एसएसबी में 1 लाख लोग हैं. कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि 9 से 10 लाख तो हमारे पास ट्रूप्स हैं सिर्फ ये 5 सीएपीएफ में. अभी मैं इनमें तो आसाम राइफल्स और एनएसजी में जोड़ भी नहीं रहा हूँ. तो ये तो हो जाते हैं आंकड़े. अब आप मान लीजिए ये 10 लाख हैं हमारे पास सिपाही, अब ये 5 सीएपीएफ में बटे हुए हैं, लेकिन इनका हेड हमेशा इस एक्ट के बाद से एक आईपीएस ऑफिसर ही रहेगा, जो इनसे कभी जुड़ा मिला नहीं है, इनके साथ कभी ट्रेनिंग नहीं किया. और ये ऐसा नहीं है कि इस एक्ट के बाद से होगा, ये पहले से चलता आ रहा था. और इसको रोकने के लिए एक 14 साल की लीगल बैटल चली है, और इसका नाम है संजय प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. 14 साल लड़ने के बाद एक सीएपीएफ कार्डर ऑफिसर ने बोला कि जब हम एक असिस्टेंट कमांडेंट बन के आते हैं तो हमको आगे जाके जो बाकी रैंक्स होते हैं, क्योंकि असिस्टेंट कमांडेंट से फिर आता है डिप्टी कमांडेंट, उसमें लग जाते हैं 5 से 6 साल. ले दे के जब तक डीजी की बारी आती है तब तक तो कोई आईपीएस ऑफिसर बन जाता है. तो जब ये लीगल बैटल चली 14 साल बाद, मई 23, 2025 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, और उसमें बोला गया है कि आईपीएस की जो डेप्यूटेशन सीनियर लेवल्स पे होगी, उन्हें अगले 2 साल के अंदर अंदर केंद्र की सरकार को छांटना होगा, और जो सीएपीएफ के डायरेक्ट एंट्री कार्डर ऑफिसर्स हैं उनको मौका देना चाहिए डीजी बनने का, एसडीजी बनने का, डीआईजी बनने का. तो ये आने के बाद 2025 में जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई थी, फिर 2026 में ये एक्ट लाया गया है. और इसमें सर इसमें जो इस एक्ट में बोला गया है कि 100% रिजर्वेशन एट टॉप, डीजी और एसडीजी सिर्फ आईपीएस ऑफिसर होंगे, एडीजी यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल 67% आईपीएस होंगे, आईजी यानी कि इंस्पेक्टर जनरल 50% आईपीएस ऑफिसर्स होंगे. तो ये आया है पिछले ही महीने. तो इसमें जो सीएपीएफ के जो ऑफिसर जो डायरेक्ट एंट्री होके आते हैं, उनकी सारी होप्स खत्म हो गई हैं, क्योंकि वो कभी टॉप मोस्ट पोजीशन देख ही नहीं सकते. इसमें आपका क्या राय है सर, आपकी क्या समझ है?
देखो, दिस इज if this had not been by अब तो पूरी उम्मीद ही खत्म, जो जैसे पहले अतुल ने कहा ना कि उम्मीद ही खत्म हो गई। इस एक्ट के बगैर भी अगर गवर्नमेंट बनाती रहती तो कोई ऐसी गड़बड़ नहीं होती, मतलब इन द सेंस दैट कुड हैव हैपेंड क्योंकि इवन वो देन। तो हो ही रहा था सर, वो तो हो ही रहा था। एटलीस्ट एक उम्मीद थी कि 50% लोग जो हैं, मतलब जो आर्मी बीएसएफ जिसने असिस्टेंट कमांडेंट के हिसाब से ज्वाइन किए, ही एटलीस्ट होप दैट ही विल बिकम अ 3-star ऑफिसर, बिकॉज in the BSF and the police and these things are very important. So when you retire as an ADG, you have a 3-star position. So that hope has been there, and I really feel that the CAPF officers, their feeling of disenfranchisement is genuine. I would agree with them that this feeling is genuine, and at the same time, I would say that there should be some IPS officers in these forces, but then they should join these forces at the level of command. I mean, they should have spent at least 10 to 15 years in a force before you can begin to head it. I mean, now you have the ITBP headed by a person from the Haryana card. I mean, in Haryana. सर मैं दूर क्यों जाऊं, मेरा खुद बैचमेट पंजाब काडर का ITBP गया, उससे चला आता नहीं है। जब निकला था वो एकेडमी से, रो धो के 4 पुलअप करता था, जो कि मेरी यहाँ अंग्रेज दोस्तें हैं वो उससे ज्यादा कर लेती हैं। इतना मरियल था कि, सुनिए, इतना मरियल था कि ITBP का पहाड़ी जवान, टफ रफ टफ, मतलब किस तरह से अपने साहब को देख के कहेगा ये है साहब। अब आपने तो रुस्तम जी को देखा होगा। I've seen Ashwini Kumar, and he was one of the fittest person. I mean, he was a man. He was विजय कुमार फिट थे। तो CAPF में आपको एक आउटडोर्सी अफसर चाहिए। And there are many IPS officers who have been in the CAPF for a long time. You have Shaleen, who is बिल्कुल। देखिए एक मिनट सर, मेरी बात कुछ और है, मेरी बात स्ट्रक्चर की है। तो मैंने इजरायली स्ट्रक्चर बड़े करीबी से देखा है, मैंने ब्रिटिश स्ट्रक्चर बड़े करीबी से देखा है। इस वीडियो के पहले हम लोग यही बात कर रहे थे ब्रिटिश स्ट्रक्चर की, कि ब्रिटेन में एक उदाहरण दूंगा कि अगर आप चलिए ऑक्सफोर्ड से निकले, आप बड़े स्पोर्टी हैं, रग्बी वग्बी खेले और या रोइंग किए और रनिंग किए, अब तो स्टैंडर्ड तो काफ़ी हाई, कई लोग तो ओलंपिक्स जाते हैं और मेरे कुछ मित्र ओलंपिक्स में गोल्ड भी जीते, तो स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है। तो आप नहीं चाहते हैं कि भाई आप जाएं जवानी में डेस्क जॉकी बने, या डेस्क जॉनी मजाक में कहते हैं उसको। आउटडोर्सी लोगों की भी अपनी एक स्नॉबरी होती है। तो खैर बात ये, चलो जोश खरोश वाला जवान है, वो ऐसे चला गया, बड़ा अच्छा है। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी कल्चर में एलोकेशन ऑफ कैपिटल और एलोकेशन ऑफ टैलेंट निर्णय करता है कि कटिंग एज किसके पास है, क्योंकि हाड़ मास का आदमी है हर जगह, वही फितरतें हैं, वही कमजोरियां हैं, वही जुनून है, वही आलसीपन है। ऐसा कोई फर्क नहीं है कि गोरा है तो अलग है, या काला है तो अलग है, या पीला है तो अलग है। वही सिंगापुर है, सिंगापुर को देखिए, चमकता हुआ शहर है। वही बगल में मलेशिया है, लेकिन फर्क है, कुआलालंपुर कभी नहीं बना मलेशिया, है ना। तो उसका कारण है ली कुआन यू ने स्ट्रक्चर बनाया, इंसेंटिव सेट किए, इंस्टीट्यूशन बनाए। तो जो सभ्यता अच्छे इंस्टीट्यूशन बना लेती है उसका थोड़ा कटिंग एज रहता है। वो 1 साल में नहीं आता, वो 2 साल में नहीं आता है, ठीक है। वो आता भी है, कई दशक लगते हैं, और जाने में भी समय लगता है। जैसे यहाँ मैं वॉशिंगटन में बैठा हूँ, कभी हम ट्रंप पे बात करेंगे हम तीनों लोग, और करना चाहिए, और विस्तार में करूंगा, मैं आपको खुल के बताऊंगा। यहाँ संस्थाओं पे प्रहार हो रहा है। 15% CIA का फायर कर दिया है, 15% या 20% स्टेट डिपार्टमेंट निकाल दिया है। यहाँ पे 25% स्टेट डिपार्टमेंट की बिल्डिंग खाली है साहब, आधे से आधा एम्बेसडर की पोजीशन खाली है। लेकिन तब भी अमेरिका किसी तरह चल रहा है, क्योंकि ये जो बनी संस्थाएं, इनको समय गिरते और अगर सुधारा नहीं, अगर ये लहर नहीं बदली तो बुरा हाल होगा। लेकिन बात यह है कि इंस्टीट्यूशन समय लगता है बनने में।
तो अंग्रेजों ने क्या किया कि चलो आप रग्बी वग्बी खेलने वाले हैं, आप SAS में चले गए। आप 35 साल के हुए, चलो चोट लग गई, पैरा जंपिंग आपने कुछ ज्यादा की, ऑपरेशंस एनिमी लाइंस के पीछे गए, मान लो गोली लग गई, जो भी हुआ, लेकिन आपके पास अलग भाषाएं सीख की कला है, जानने की कला है, आप घुल मिलना जानते हैं, आपको दूसरे कल्चर की आइडिया है, आपने मान लीजिए फंक्शन किया हो अफ्रीका में, तो होता क्या है कि उनका रूट है MI6 में, और MI6 के बहुत से चीफ पुराने फौजी हुए हैं। तो हमारे यहाँ, इनके यहाँ मतलब एक तरह का ये नहीं है कि रिजिड, हालांकि उनके यहाँ क्लास सिस्टम है, लेकिन रिजिड ये नहीं है कि भाई DG IPS ही बनेगा, बपौती है IPS की, ये बात पूर्णतः गलत है। या आपका जो है मान लीजिए सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी IAS ही बनेगा, भले ही उसकी कोई दिलचस्पी नहीं हो होम में, या मतलब इस तरह का जो I think Atul, the point that we are trying to raise here, and the larger question which all of us need to ask, that will the BSF and the ITBP be strengthened with this act? सर नहीं, मेरे हिसाब से ये एक्ट, पहली चीज मैंने वो एक्ट देखा है, जो सवाल पुअरली ड्राफ्ट, फर्स्ट प्रॉब्लम आई हैव विद द एक्ट, एंड आई, क्योंकि मैं IPS छोड़ के फिर फिलोसफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ा और फिर लॉ पढ़ा इंग्लैंड में, तो ड्राफ्टिंग मुझे खराब दिखते ही मुझे बुखार आने लगता है। तो इस एक्ट की ड्राफ्टिंग ही बुरी है, क्योंकि अगर आपका कानून ही सीधी सटीक सोच main thing Atul is that the intent was to override the judgment of the Supreme Court. I understand, जल्दी में किया है इन्होंने, Basically the thing was that they wanted to तो now we also सर have पहली let me finish my three points. पहली चीज कि ड्राफ्टिंग पुअर है, which is a bad idea in the long run. सेकंड आइडिया ये है कि आपने एक जुडिशियल जजमेंट ओवर रूल किया है, विच इज अ बैड प्रेसिडेंट। शाहबानों में भी यही किया था राजीव गांधी ने, कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, भाई एलिमनी देनी चाहिए आपको, मुस्लिम महिला को डिवोर्स हो, आपने जजमेंट ले आया मुस्लिम वोट के लिए, अभी आपने IPS लॉबी को अपीस करने के लिए आप जजमेंट ले आए। तो दिस इज अ वेरी बैड प्रेसिडेंट कि आप एक जुडिशियल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का ओवरराइड कर रहे हो लीगल मीन्स के लिए, क्योंकि आज के दिन आपकी मेजॉरिटी है, ठीक है। आपने बिना प्रॉपर डिबेट, बिना प्रॉपर डिस्कशन, बिना चिंतन, बिना मंथन आपने कर दिया, ये सरकार का तरीका है और ये गलत है। और तीसरा, ये अनजस्ट एक्ट है, क्योंकि आपने बपौती बना दी है कि ये तो जमींदार हैं, आज के मनसबदार हैं, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे। एक दफे जिंदगी में आप एक एग्जाम क्रैक कर लो, ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी बीमारी है, आप एक एग्जाम क्रैक कर लो, उसके बाद आजीवन आप भगवान। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो मैंने भारतवर्ष, पाकिस्तान, बांग्लादेश में देखा है, IAS, PAS, BAS, जो तीनों IAS, PAS, BAS, मैं किसी बांग्लादेशी को बोला तीनों बस आते हैं, और सेम इज ट्रू फॉर PPS, IPS एंड BPS। ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट मैंने नहीं देखा है, और मैंने जापान से लेकर अमेरिका देख लिया। तो ये एक चीज ये और स्ट्रेंथन करता है, ये जो कंप्लीट हायरार्की, कास्ट टाइप डिवीजन और हायरार्की, ये मेरिटोक्रेसी और कंपटीशन प्रमोट नहीं करता है। मान लें कि कोई जाबाज 24 साल का लड़का आता है BSF में, बड़े अच्छे ऑपरेशन करता है, बड़ा दिमागी है, बॉर्डर पे कहता है सर इस तरह सर्वे कर सकते हो, यहाँ लगा लो कैमरा, ये लगा लो वो। मिला हूं मैं कई अच्छे असिस्टेंट कमांडेंट से BSF में। आपने तो मतलब उसको कह दिया कि बेटा तूने सिविल सर्विसेज नहीं लिखा, तू IPS नहीं बना, तू हमेशा एकलव्य रहेगा, मैं तेरा एक अंगूठा काट लूंगा। ये इस बात से मुझे बिल्कुल ही चिढ़ है, ये गलत बात है, और ये न राष्ट्र हित में है, न BSF के हित में है, और न ये सच पूछें तो IPS के हित में है। जी सर, एक चीज क्योंकि मैं भी फौज में पला पड़ा हूँ, मेरे को भी एक डिस्क्लेमर कर देना चाहिए था कि मेरी भी परवरिश फौज से ही हुई है, तो मेरे को भी इन सब विषय में बड़ा मजा आता है। अब मेरे कई मित्र भी फौज में हैं, तो मैंने फौज में एक चीज देखा है कि हमारी एयर पावर की नॉलेज बड़ी अच्छी है, एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ एयर फोर्स एंड मिलिट्री स्ट्रैटेजी। जी, लेकिन फौज का एक चीज अगर हम देखें कि अगर आप इंडियन आर्मी को देखें, कोई जैग ऑफिसर यानी कि लॉ एंट्री वाला ऑफिसर भी आएगा, उसको भी पहले के 5-6 साल किसी इन्फेंट्री यूनिट में कहीं डाल देंगे, वो भी कहीं लीचेस से लड़ रहा भिड़ रहा होगा, कहीं पेट्रोलिंग कर रहा होगा।
तो क्या अगर ऐसा सिस्टम, अगर आईपीएस को ही आगे जाके सारी सीएपीएफ को हेड करना है, तो क्या ऐसा नहीं कर देना चाहिए कि अगर आपको यही करवाना है तो पहले के 5 साल आईपीएस को सीएपीएफ में डाल दिया जाए, वहां उनके साथ ट्रेनिंग में लगाया जाए। आईटीबीपी में पहले के 5 साल एक आईपीएस ऑफिसर को भेज दिया जाए। ऐसा क्यों नहीं किया जाता? वहां पे भी अभी भी नीचे की सारी हैवी लिफ्टिंग सीएपीएफ ऑफिसर के गैजेटेड एंट्री वाले ही करेंगे। तो अगर यही करना है तो एक ऐसा प्रोविजन भी आ जाना चाहिए जहां आईपीएस ऑफिसर को उसके लिए भेज दिया जाए, अटैचमेंट्स के लिए। आपको क्या लगता है? See, the point is again, Rohan, that people fight for their forces yet, but people also fight for a leader. You see that belief that you are fighting for your commandant, you are fighting for the DG of the force. That is very important. That is why the leadership in these armed forces is very, very important. You know, the relationship जो बहुत सालों के बाद डेवलप होती है, जो रिलेशनशिप होती है किसी भी संस्था के हेड की अपने पूरे हायरार्की में, वो एक दिन से नहीं बन जाती। जब वो देखते हैं, जैसे तुमने कहा ना अभी कि जैसे जैक का ऑफिसर, उसने सब स्ट्रगल भी किया है, सब किया है, तो बट नाउ वी आर गेटिंग, there are two aspects here. One is the aspect on which there is no doubt that the police cannot be excluded. Let's put it like this. Earlier also, the police is not excluded from becoming the DG of BSF. Right? It is not excluded. So those BSF, those officers in the IPS who are very keen to rise up in that hierarchy should have then opted after 10-15 years to become commandants there, to become DAGs there, to become IGs there, to become ADGs there, and then they would have had a good rapport with the forces and फिर वो rise करते। लेकिन जैसे अतुल ने बताया है कि अब इस poorly drafted act के मुताबिक, जिसका intention ही था to override the Supreme Court judgment, what has happened is that whether you have ever worked in the BSF or the ITBP or the CRPF or not, you have every possibility of making it to the top, which is not very nice, which doesn't work in armed forces, which can work in the ministries, which can work in other places where life and limb is not a danger. यहाँ तो it is Sir, even in ministries it doesn't work. We have, आप और मैं IAS officers को जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, जो कि फाइनेंस का एफ नहीं जानते हैं, जिनको नंबर देख के बुखार आते हैं। तो देखिए, इवन मिनिस्ट्री में ये नहीं चलता है। डोमेन स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता हर जगह है सर। तो बस एक चीज मैं उसमें कहूंगा कि आप देखिए, ब्रिटेन में BAS नहीं है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। कारण क्या है भाई? बड़ा सीधा कारण है, क्योंकि वो उनमें भी खामियां हैं, लेकिन उनके पुराने जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने सोचा कि भाई हमको एक सेकंड, लेट मी फिनिश माय पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने सोचा क्या कि भाई ट्रेजरी कहते हैं, तिजोरी, फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं कहते, ट्रेजरी। यूएस में भी कि अगर तिजोरी खाली तो राज्य खाली, आपका स्टेट ही गया। तो ट्रेजरी का रिक्रूटमेंट हमेशा अलग किया है उन्होंने, और बड़े बड़े दिग्गज नोबेल प्राइज विनर और इकोनॉमिस्ट जो हैं, जैसे लॉर्ड जॉन मेनर्ड केन्स को घसीट के लाए वो ट्रेजरी में, जो कि कैम्ब्रिज के डॉन थे, जिनके नाम पे इकोनॉमिक्स खड़ी हुई 20वीं सदी में। तो उन्होंने, इंडिया में तो संभव ही नहीं है। इंडिया में तो IAS महाराज है और आप जो है नौकर हैं, अगर आप इकोनॉमिस्ट हैं। तो ये जो जातिवाद है मिनिस्ट्री में भी नहीं चलता, और फोर्सेस में तो सर की बात बिल्कुल सही है, फोर्सेस में तो कतई नहीं चलेगा, क्योंकि वहां तो मिनिस्ट्री में तो छुप जाएगा कुछ दिन। भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट सब क्राइसिस आ गई है। मैंने क्या बोला था, तुम गवाह हो रोहन, मैंने तुमको पिछले साल से मैं कहा था रुपया जाएगा 100 टू $1, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी गधों की तरह चला रहे हैं ये। और मैं तो मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट भी नहीं हूं, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है जरूर ऑक्सफोर्ड में, लेकिन इनसे ज्यादा पढ़ी है इन गधों से जो चला रहे हैं। और दिख रहा था कि 100 का जाएगा। तो वो जो लैक ऑफ नॉलेज है वो कुछ दिन छिप जाता है इकोनॉमिक्स में, लेकिन लाइफ एंड लिम की जब बात होती है तो प्रत्यक्ष है। तो वहां तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए इस तरह का लैक ऑफ डोमेन स्पेशलाइजेशन, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, कि आपको तजुर्बा ही नहीं है, लिव्ड एक्सपीरियंस, कि भाई आप कभी लॉन्ग रेंज पेट्रोल पे नहीं चले और आप ITBP पे बादशाह बने बैठे,
और सिपाही से क्या करवा रहे हैं, मेरा लॉन चमकाओ, काटो और हरा होना चाहिए। मतलब ये जो नवाबी है ना, वाजिद अली शाह वाली, वो नहीं चल सकती, और वो चलेगी। मैं हमेशा कहता हूं चलता है, नहीं चलता है। एक समय वो थिंग्स लास्ट, वो जो कहावत है ना, क्लीशे, थिंग्स लास्ट अंटिल दे डोंट। सो समय रहते जगना पड़ता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी स्टेट को। ओवर टू यू सर। No, what the point which Atul is making, then it becomes more intense and more direct in the case of, because the fact is that in the case of these forces, we are basically dealing with human beings. We're dealing with men. We're dealing with men on the ground, with men who are working 18, 20, working with great distress. And they actually look forward. You see, what happens is कि होता क्या है कि जब BSF का एग्जाम्पल लें या फौज का एग्जाम्पल लें, ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये जो जवान जो यहाँ जो उस समय तक सूबेदार मेजर हो गया है, he has interacted with this young captain. अब वो कैप्टन अब तक जनरल बन गया है, और ये जो बंदा है ये अब तक सूबेदार मेजर हो गया है, अगर हम फौज के एग्जाम्पल लें। तो जो वो रैपो है बिटवीन द सूबेदार मेजर एंड दिस जनरल साहब इज ऑफ अ डिफरेंट ऑर्डर, because they worked together when they were in their 20s. They perhaps played football together. They worked in the same mess. They worked in the same area. They had the same difficulties. So they feel that they can relate to the person. अब जब और armed forces में police, including the police, the relationship of the jawan, the relationship of the person down below and his leader has to be a family type relationship, almost family type relationship. He should be looking up to his senior as an elder brother or an elder uncle कि मेरे हित सुरक्षित हैं। जब जवान को लगेगा कि मेरा हित सुरक्षित है, he will be able to perform better. It is not कि वो if the leadership is changed, he will stop performing. ऐसा तो होगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि वो सडनली चीजें चेंज हो जाएंगी। और इसमें मैं एक और इंस्टीट्यूशन बैकग्राउंड पे मैं अपना फेवरेट एग्जाम्पल लेके आता हूँ। वो है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। जी। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 1600 प्रोफेसर थे। प्रोफेसर मतलब प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड रिसर्चर्स। और हर साल नई वैरायटी ऑफ बासमती, नई वैरायटी ऑफ व्हीट, न्यू वैरायटीज ऑफ दिस दैट वो आ रहे थे। और पंजाब की जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी थी वो बिल्कुल टॉप पे थी। जहाँ जहाँ हमारे देश में एग्रीकल्चरल उन्नति हुई, वहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल। जैसे ही हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारी फूड स्कैर्सिटी दूर हो गई, अब पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अब मतलब एटलीस्ट 6-7 साल पहले जब तक मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देख रहा था, उसमें सिर्फ 500-600 प्रोफेसर रह गए। नाउ ऑन द फेस ऑफ इट नथिंग हैज चेंज, but if you ask me very deeply, what has happened is that in the last 15 years Punjab has not had new varieties of new cropping patterns. Punjab's agroclimate is going down because we are extracting more water than we can, because अगर 1600 प्रोफेसर रहते तो नई varieties निकालते, नई चीजें निकालते, कोई और क्रॉपिंग, तो ये जो इम्पैक्ट होता है इंस्टीट्यूशन के ब्रेकडाउन का, वो 10-15-20 साल बाद पता लगता है। सत्य वचन। आज जो चेंजेस, जो मतलब जो उम्मीद जो आज इनकी खत्म हुई है, इससे क्या होगा कि बहुत सारे ब्राइट लोग, आई मीन मेनी ऑफ दीज पीपल, देखो आज की डेट में लेट्स आल्सो लुक एट द सप्लाई डिमांड सिचुएशन और द जॉब सिचुएशन इन द कंट्री। एवरीबॉडी अपियर्स फॉर द एवरी एग्जाम। मतलब आप ओल्ड राजेंद्र नगर में जाओ तो वही आदमी सिविल सर्विसेज भी दे रहा है, वही आदमी जुडिशियल सर्विस भी दे रहा है, वही आदमी सीएपीएफ भी भर रहा है, वही आदमी बैंक का क्लरिकल भी भर रहा है, वही आदमी प्रोबेशनरी ऑफिसर भी भर रहा है, वही आदमी उसके पास इकोनॉमिक्स है तो वो आरबीआई भी भर रहा है, वही आदमी फॉरेस्ट सर्विस। उसको जहाँ मौका मिल रहा है वो घुस रहा है, बिकॉज देयर इज अ बैड सिचुएशन, आई मीन the job situation in the country, because I once went to address the ITBP officers in Missouri. Out of 23, about 16 were engineering graduates. Now, of whom about 7 or 8 were IITs. Now, that is not the typical profile I would have expected an ITBP officer to have. ITBP officer should have been one जो at least college level पे या state level पे कोई ना कोई गेम खेला हो, जैसे अतुल ने पॉइंट आउट किया है। सो हमारा जो इनफैक्ट दैट ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट दैट परहैप्स the sort of people that we recruit in various organizations should also have a different profile. You know, people who have played for the state. सर आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी, वो मैं हमेशा कहता हूँ। अब देखो, अब you see now
अगेन वी हैव अनदर कंट्रोवर्सी, एक आईपीएस ऑफिसर को मणिपुर स्टेट्स यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया। अब सवाल यह है कि हमारे देश में कितने लोगों ने स्टेट खेला है, नेशनल खेला है। देयर इज नो dearth of people who have done so well in sports and are also have some administrative experience. So when we do these things, whenever any state wants to monopolize position of power, then you are actually also disincentivizing many others. So you are strengthening somebody, but you're doing it at the cost of somebody else. Now, from my last interview to now, I must say that I have changed some of my opinions. I feel that when you appoint somebody to the Milk Federation, you are disempowering a lot of people in that Milk Federation who could have had legitimate hopes of rising to the top. अब उसकी बात, मेरे सरस डेयरी के उदाहरण की बात कर रहे हैं कि सरस डेयरी राजस्थान में मैं जानता हूं और आप जानते हैं कि आईएएस ऑफिसर उसको पनिशमेंट पोस्टिंग समझते हैं. So that point is that it is you are, and let us face it, I mean, between being the commissioner of police of a big metro to being the DG, आज की डेट में no person is happier being the commissioner of Bombay Police than being the DGP of Maharashtra. सच बात है. I mean, did you think that the commissioner of police of Maharashtra would like to be the DGP of ITBP, or the person who's been DGP of Haryana? Would he like to go there? Now, except for BSF and IT, but that also, I get enamored because I grew up in that BSF campus. नहीं सर, मैं नौकरी में रहता तो मेरी टॉप चॉइस RAW होती और ITBP होती. क्यों? क्योंकि मुझे माउंटेनियरिंग का शौक रहा है. So you see, there is this mismatch, and that mismatch, I think, especially the IAS will also have to look a lot of. We'll have to look within, but I do not so much of it because everyone can say कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को गई. IAS में थे तब तो आपने सब कुछ किया, आपने you did everything. You also headed court. You can blame it on me कि अतुल की संगति का असर पड़ रहा है. आप तो मेरे इंस्पेक्टर रह चुके हैं. But on the long run, that I feel bad, you see, because it's in NEFED mein, the additional managing director, who knew so much. I mean, of course, when I was there, he was junior. But I mean, he could never become the managing director of NEFED. Nobody from the FCI has been able to become the CMD of FCI. Whereas managing procurement or maintaining warehousing stocks, it's not rocket science, right? Anybody and everybody. So that is where. So what are we doing? We are putting a person in charge of certain organizations. They are not happy with it, and the persons who within the organization could have risen. I mean, for a person, you see, for a person in the BSF or the CRPF to be able to rise to the level of even IG or certainly the level of DG would be something absolutely great. So he'll be striving for that excellence. Now, वही जो बात मैंने कही कि that you need better coordination. Now that better coordination, वो एक ज़माना था when you needed to have that kind of a thing. In fact, today the situation is that the state armed polices and the state police की अपनी functioning इतनी question mark लग चुका है कि आप कहाँ से लेके कहाँ लोग लगा रहे हैं. And that's not just both for the IAS and the IPS. And the forest service. सर एक सेकंड, मैं वो आर्ग्यूमेंट दे देता हूं, गवर्नमेंट का जस्टिफिकेशन, क्योंकि हमको उनका वो आर्ग्यूमेंट रखना तो चाहिए. देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का तर्क क्या है कि ये एक्ट आवश्यक है. क्यों है? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के लिए आवश्यक है. अच्छा, बहुत साल पहले त्रिनाथ मिश्रा हुआ करते थे, एक, पता नहीं अभी जीवित हैं कि नहीं. त्रिनाथ मिश्रा एकेडमी आए थे जब मैं प्रोबेशनर था, तो उन्होंने बोला कि कंट्री को एक रखता है आईएएस और आईपीएस. मैं फौजी का लड़का, मैंने बोला तुसी क्या बोल रहे हो जी? मतलब मेरे बाप 71 की लड़ाई में 72 घंटे 2054 वुंडेड सोल्जर्स पे ऑपरेट किए, वो एक नहीं रख रहे. इट वाज इंसल्टिंग टू लिसन टू इट. बरगला रहे थे, प्रवचन करने लगे, पंडिताई बतियाने लगे. तो मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, हमारी भिड़ंत हो गई. तो मैंने बोला यार प्रवचन कम करिए. तो बोले मुझसे पूछे कहाँ जा रहे हो? नागालैंड. तो 32 उनकी निकल आई. वो टूथपेस्ट का परफेक्ट ऐड दिया उन्होंने. हाँ बेटा, तू तो तेरा तो बैंड बजेगा. खैर, बट जो बात मैं कह रहा हूं मानसिकता की, कि भाई आईएएस और आईपीएस आपको चाहिए जो कि सारे स्टेट्स
और सेंटर के बीच कोऑर्डिनेशन करेगा, जो कि स्टेट पुलिस के बारे में भी जानता है, आर्म पुलिस के भी बारे में जानता है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी की ब्रॉडर पिक्चर, बड़ी पिक्चर रखेगा, बिग पिक्चर रखेगा, और फेडरल ब्रिज रहेगा यूनियन और स्टेट के बीच। और वो लीडरशिप बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि वो हमारे प्रेटोरियन गार्ड है। जैसे ईरान के पास IRGC है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, तो हमारा जो IPS है, इंपीरियल पुलिस का डिसेंडेंट, वो सब कुछ संजो के रखेगा। वो कड़ी है और उसमें आप मोतियों का हार बुन लें। अब उसमें बड़ी दिक्कतें हैं। उसमें दिक्कतें ये हैं जो बात सर ने कही कि भाई वही लोग आज के दिन कांस्टेबल भी बन रहे हैं, कांस्टेबल भी मास्टर्स किए हुए हैं। भाई अभी एक कांस्टेबल है यूपी में, सुनील कुमार शुक्ला, उसने बात कही, उसको सस्पेंड कर दिया है। बात तो अच्छी करता है, बहुत से हमारे बैचमेट से अच्छा बोलता है, हालांकि है वो कांस्टेबल, ठीक। तो आज के दिन भारत में फ्लैटर स्ट्रक्चर, देखिए ये जो फ्लैटर स्ट्रक्चर और फ्लैटर, एक और चीज सर, दो चीजें हैं, लेट मी फिनिश। एक तो फ्लैटर स्ट्रक्चर आपने बात कही, दूसरा अब आप एक एग्जाम से नहीं, अभी एक मुझे मिले थे, क्या नाम है उनका, एक IFS ऑफिसर, नाम याद आएगा, बोले सब ब्राइट है IFS में, सब सिविल सर्विसेज के थ्रू आए। मैं यही सोच रहा था कि भाई अगर आप जो स्विमर है, जिसका कद है 6.5 फुट, उससे आप जिम्नास्टिक्स कराएंगे तो उसका सर फट जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा एथलीट नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है एप्टीट्यूड। अगर आप मुझसे अकाउंटिंग करवाएंगे, ऑडिटिंग कराएंगे, तो मैं तो मां घटिया ऑडिटर हूंगा, मैं बोर हो जाऊंगा 4 दिन में। मैं बोलूंगा यार ये तो मैं बोर हो गया, क्योंकि मुझे चैलेंज चाहिए, जो मेरी पर्सनालिटी। तो आप मेरे को उस काम में नहीं लगा सकते। उसी तरह जैसे संजीव चोपड़ा साहब का टैलेंट है, ये एम्बेसडर बन सकते थे भारतवर्ष के लिए। नहीं, आप अच्छा बोलते हैं, आप मतलब दूरदर्शन चला सकते थे, आप तो लेखक हैं, जर्नलिस्ट वही करते थे। और आप जो हैं, मतलब यू हैव अ टैलेंट इन सर्टेन थिंग्स, बट यू कांट डू एवरीथिंग। मतलब आप सर्वगुण संपन्न नहीं है। तो आपको अगर किसी उस चीज में लगा देंगे जिसमें आपका दिल ही नहीं लगे, तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस में फर्क आएगा। तो आप एप्टीट्यूड सही ले, उसके बाद जो है एटीट्यूड सही हो कि भाई ये काम में दिल लग रहा है, मजा आ रहा है। अब ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड अंग्रेजों के टाइम IAS नहीं होता था, अब IAS है। सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया IAS नहीं होता था, IAS है। अब जो DG हैं, ऐसा नहीं है कि सारे DG पहले हरी जगह मतलब IPS ही होते थे। फौज से भी कभी कभार कोई आता होगा उस समय, एटलीस्ट कुछ रैंक्स पे। ट्रेनिंग तो BSF की फौज नहीं दी थी शुरू में। तो वो फ्लूइडिटी है, एक तो फ्लैटर स्ट्रक्चर, फिर फ्लूइडिटी कि भाई मैंने जो बात कही कि SAS से MI6 जो उनका एक पाइपलाइन है टैलेंट का, वो फौज से RAW में नहीं है। कोई फौजी RAW का हेड नहीं बन सकता, IPS ही बनता है। ताजा ऋषि है भाई, क्यों नहीं? तो वो एक फ्लूइडिटी हो। और तीसरा सिलेक्शन, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के लिए वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आपके एप्टीट्यूड के हिसाब से आपको काम नहीं मिला, कि वही अगर आप मुझे ऑडिटर बना दें तो मैं भैया घटिया काम ही करूंगा, कि मेरा उस चीज में टैलेंट भी नहीं है ना। Which brings us to a much larger issue of recruitment, much larger issue of how do we recruit people, what are the channels of promotion, and whether an organization in the police, especially in the police and whether we can have so many hierarchies, because Atul will be able to give us a better idea how many levels there are in, say, the British Army or the US Army or the Israeli Army compared to the numbers that we have. Sir, I'll give you a very quick idea of Israel. ठीक है, वेरी क्विक, क्योंकि बहुत डिटेल में जाएंगे तो हम लोग बहुत देर बैठ जाएंगे। तो इजराइल में तो एक तो कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस है, महिलाएं भी करती हैं सर। तो पूरी ही उनकी सोसाइटी एक तरह से एक स्पार्टन सोसाइटी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर आदमी उनके यहाँ वही काम करता है। तो जैसे उनका एक 8100 यूनिट है, 8200 यूनिट है, वो टेक्निकल लोगों के लिए है। मान लीजिए आप कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छे हैं, आप उसमें चले आइए। फिर उनके स्पेशल ऑपरेशन है, उनका एक स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट है या आलम करके इंजीनियर्स का। मेरा एक बड़ा जिगरी दोस्त उसमें था,
उसके बाद वो चला गया शिनबेत में, जो उनकी इंटरनल इंटेलिजेंस है। इसी तरह उनका सैरत मतकाल है कि अगर आप दिलेरी दबंगई करने के बड़े शौकीन हैं तो आप बिहाइंड एनिमी लाइंस ऑपरेट करिए, जैसे ईरान वगैरह के बहुत से ऑपरेशन सैरत मतकाल वगैरह करते हैं। उनके स्पेशल फोर्सेस हैं, टैलेंट के हिसाब से। तो अगर आप इंजीनियर हो तो आप इंजीनियर्स में जाओगे, टेक्निकल ज्यादा हो तो आप एक्सप्लोजिव्स की नॉलेज ज्यादा है, बाकी टेक्निकल नॉलेज ज्यादा है। लेकिन अगर आप जो है लैंग्वेजेस वगैरह हो तो अलग। मोसाड उनकी वो है एक्सटर्नल एजेंसी, और उसमें भाषाओं का ज्ञान, दूसरे कल्चर में घुल मिलने का, उसमें एक बिग लॉन्ग गेम खेलने की स्ट्रैटेजी की, यार ये करेंगे तो 2-3 साल, जैसे पेजर ऑपरेशन उन्होंने किया हिजबुल्लाह के खिलाफ कि पेजर कंपनी ये वो, तो उसमें इमेजिनेटिव और मतलब अलग किस्म की खुराफाती दिमाग चाहिए। तो उनका रिक्रूटमेंट आजकल हाई स्कूल से ही शुरू हो जा रहा है। वो हाई स्कूल से ही स्पॉट कर रहे हैं कि भैया इसका एप्टीट्यूड इस चीज में है, इस तरह करते हैं। और जैसे और आप मूव कर सकते हो कि भैया फौज में आए आप, उसके बाद मोसाड चले गए, या आप शिनबे, वो अंग्रेजों से सीखा। Specific question about ranks. How many ranks there are in that? तो रैंक्स उनकी फौजी हैं, पर पुलिस में इतनी हायरार्की नहीं है। आप देखिए यार, इवन इंटेलिजेंस में इतनी हायरार्की नहीं है। हमारे यहाँ वो कॉलोनियल स्टेट की वजह से, हमारे यहाँ पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, सारी पुरानी कॉलोनियों में, क्योंकि पहले आईएएस और आईपीएस तो गोरा साहब होता था, तो उन्होंने एक हायरार्की बहुत बनाई, और इस कारणवश बनाई कि कंट्रोल करने में आसानी जाए। तो जो हायरार्की लेवल है पैरामिलिट्री में, वो तो थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, फौज का ही, फौज पे मॉडल है। बट जो बेसिक चीज उनके यहाँ फर्क ये है कि इवन एज अ मेजर, टैलेंटेड मेजर, आप सीधे मिनिस्टर को जाके प्रेजेंट कर रहे हो, सीधे डिफेंस मिनिस्टर को, फॉरेन मिनिस्टर को। शिमोन पेरेस डायरेक्ट बात करता था बहुत समय, राबीन भी बात कर लेता था। वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि आपको फेस टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इट इज अ फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन, एंड बिकॉज एवरीवन बिगिंस एज अ सोल्जर, आप स्टार्ट नहीं कर। That is a very important point, that everyone begins as a soldier. In fact, I have been arguing that, you see, it is high time we started recruiting everybody at the level of an ASI, so that there is because constabulary is a very bad, etymologically also it's very, it is meant for those who manage horses, नहीं, बट इम्पोर्टेंट थिंग, लंदन का तो अभी भी चीफ कांस्टेबल है, in the sense that, but the I constable, get it, but उनका जो everyone begins at the same level, rises through, and civil policing, no one beats the British in many ways. Now they have declined, अब उनका पतन हुआ है। लेकिन जो मैं इंग्लैंड पहुंचा था पहली दफे, मैं बड़े ताज्जुब में था कि आप कहीं खो गए तो आप पुलिस वाले से पूछते थे, एक्सक्यूज मी, बोलता था सर गो राइट गो लेफ्ट। मैं तो बहुत बाद आया। डेस्मंड टूटू गए थे इंग्लैंड, और वो हमेशा ये लोग पुलिस वालों से पूछते थे डायरेक्शन। क्योंकि पुलिस वाला सर बोलता था, और ये लोग अपार्थाइड में इतने सताए हुए थे कि इनको बड़ा आनंद आता था पुलिस वालों से बात करके, मतलब एक रिलीफ। तो वो जो ब्रिटिश पुलिसिंग का कि आप आए और हर आदमी बीट वॉक किया, पैदल चला, अपने इलाके को जाना, अपने नेबरहुड को जाना, वो जो उनका सिस्टम आया, और वो देखिए अमेरिकी सिस्टम से कितना अच्छा है, क्योंकि अमेरिकी सिस्टम भी फ्लैट है। तो वो चीज़ एंग्लो सैक्सन कल्चर में है, क्योंकि प्रोटेस्टेंट देश है, फ्लैट है। लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत अमेरिकी कल्चर में है कि हर आदमी गाड़ी में है, विंडोज अगर डाउन भी हैं तो आप में और दूसरे में फर्क है, तो डिस्टेंस ज़्यादा है। लेकिन वो पुलिस और कम्युनिटी रिलेशंस जो ब्रिटिश पुलिसिंग की हाइट पे थी, वो नहीं है। तो उसका बहुत बड़ा जो बात इन्होंने कही कि हर आदमी को आप लीजिए एट दैट लेवल। लोकल पुलिसिंग में पुलिस का काम क्या है? पहली चीज है प्रिवेंशन, दूसरी चीज है इन्वेस्टिगेशन, और फिर तीसरी चीज है कि आपके पास एक प्रोसिक्यूटिंग आर्म अच्छा होना चाहिए। जो अभी प्रधानमंत्री हैं कियर स्टारमर, तो कियर स्टारमर और मेरा एक म्यूचुअल मित्र है, वी हैव अ म्यूचुअल फ्रेंड कॉल्ड मार्टिन प्लाउट। यू हैव टॉक टू मार्टिन। जी, मार्टिन ने वो आर्टिकल भी लिखा था कि माय फ्रेंड कियर।
Now, Keir is not a very good prime minister. बड़ा ईमानदार आदमी है, लेकिन indecisive है. He is more of a bureaucrat. He's not as good a politician. In the sense, he was a very good prosecutor, but on the one hand, on the other hand, ब्रिटेन क्राइसिस में है, तो ब्रिटेन को एक डिसाइसिव लीडर चाहिए, तो स्ट्रगल कर रहा है. लेकिन कियर स्टारमर began life as a prosecutor. पहले बैरिस्टर बना, फिर प्रोसिक्यूटर बना, फिर क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस का हेड बना. हमारे पास कोई आईपीएस है, आईएएस है, लेकिन कोई प्रोसिक्यूशन सर्विस नहीं है. तो आपको पुलिस रिफॉर्म एंड टू एंड करना है. क्यों? क्योंकि आप सेलेक्ट करिए ठीक से, फिर प्रिवेंशन पे काम करिए, वो वॉकिंग द बीट से काफ़ी होता है, कम्युनिटी रिलेशन से होता है. फिर आप इन्वेस्टिगेशन ठीक से करिए, फिर आपका जुडिशियल सिस्टम ठीक होना चाहिए, फिर आप प्रोसिक्यूट ठीक से करिए, और फिर कन्विक्शन सिक्योर करिए. और चूंकि हमारा पुलिस सिस्टम ब्रोकन है, इसलिए हम फॉल्स एनकाउंटर करते फिरते हैं कि भाई क्राइम को कैसे कंट्रोल करना है, जाके पीट दो. बुलडोजर बाबा बन जाते हैं लोग कि भाई बुलडोजर ही चला दो. I think it's a very relevant point that we need this, and I'm glad that this discussion has taken us to many things. This is the change. The CAPF bill is also a reflection of the overall. We are again trying to put a band-aid. We're not trying to. सही बात. We're not trying बैंडेड लगा रहे हैं हम. Actual complexity of the situation. Gone are the days, when you recruit for such a law. I mean, we have to have exit options. We have to have other options. We have to have people moving in, people moving out. I would say men and women moving in, and men Absolutely. and women moving out. Absolutely. And a lot of scope for a lot of people to, I mean, all organizations learn a lot when they get different individuals. In fact, to that extent, the CAPF can also gain by the induction of the IPS, provided it is done at a particular level and in a particular format. Likewise, Sir, I'll go further. Sir, I'll go further. I will say कि CAPF में जैसे बहुत से फौजी अफसर वो क्यों नहीं आ जाएं डेप्यूटेशन पे, स्पेशली अगर 20 साल बाद उन्होंने नौकरी कर ली है. but there's a value to that. See, Samay, it is also important that the CAPF officers also get a chance of moving out. Correct. See, I agree. नहीं, absolutely. More fluidity. जो मैंने बात कही ना कि भैया अगर आप फौज से गए, आप या आलम के इंजीनियर्स हैं, उसके बाद आप चले गए शिनबेत में एक्सप्लोसिव्स एक्सपर्ट बन के या जो भी, तो मतलब आप फ्लूइडिटी है ना. तो अगर आप मान लीजिए CAPF में आए, और अभी थोड़ा बहुत कहते हैं, लेकिन मान लीजिए ITBP का कोई आए और आपको आर्म्ड पुलिस सुधारनी हो, मान ले सिक्किम की, या मान ले आप जिस स्टेट में बैठे हैं उत्तराखंड की, चाइना के साथ बॉर्डर लगता है भाई, तो ITBP के अफसर आके उत्तराखंड की आर्म्ड पुलिस फोर्स को सुधार सकते हैं. क्योंकि अल्टीमेटली आपके कई लेयर ऑफ डिफेंस होने चाहिए. फौज तो है ही, उसके बाद आपकी ITBP है, उसके बाद आपके पास अगर आर्म्ड पुलिस अच्छी है, उसकी ट्रेनिंग अच्छी है, मोराल अच्छा है, उसकी फायरिंग प्रैक्टिस हो रही है, उसके जो है अफसर जो है मोराल रखे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट में वो भी आपके फोर्स मल्टीप्लायर बन जाएंगे. Absolutely. You have the EFR in Bengal, which has never been used. Because the only time we needed EFR, the problem was in Darjeeling, and we didn't want to put the EFR over there. So what are we doing with the EFR? So that is so we need a very comprehensive study about this, Rohan. There are no shortcut answers to these issues, and as Atul said, I mean, the Act itself has raised many issues. The most important thing is, that if it leads to a very high degree of frustration amongst these younger officers, this frustration will be passed on. We must understand that the assistant commandant of the BSF or the ITBP has virtual powers of life and death over the little soldiers, not little soldiers, but the number of people that he has with him. So we cannot, we have to keep the morale high. And when any organization, the morale is low, then the cookie begins to crumble. I mean, everybody who joins the academia, whether in the Department of Pali or the Department of International Studies or in the Department of Russian or in the Department of Sociology, has equal chances theoretically of becoming the Vice Chancellor of the university. And no university's Vice Chancellorship is reserved for professors of history or for professors of English or for professors of Hindi.
So likewise, when you have such a large force, and the moment you say that only this will happen and this will not happen, we create a sense of frustration. After having said that, even then, if the government feels that at a certain point of time, when the situation is tough, they can always appoint. They could have always appointed, but barring somebody, it's like the empanelment process. If you don't want to get somebody to the government of India, don't get him. But why have a list and say that you are not fit to join the government of India? You जी create a major fissure in your patch. Same for the IPS and the IAS. Why do you have to say it? You don't want to get somebody, don't get him. But don't make a public announcement that you are not fit for the government of India. And in the same statement say that you are very good, but you are not fit for the government. जी दो संजीव सर चीजें इस पे मैं कहूंगा, दो चीजें इस पे जो बात करी सर ने मोराल की, तो मैं काफी बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट्स को जानता हूं, मिला भी था अभी पिछली दफा आया, तो काफी दुखी है। उन्होंने बोला कि सर फरमान पे फरमान पे फरमान आते हैं, ये भी कर दो, वो भी कर दो, योगा भी करा दो, सर पे खड़े हो जाओ, एक टांग पे खड़े हो जाओ। बोला सर यथार्थ ये है कि हम जवान से 17-18 घंटे ड्यूटी ले रहे हैं, कल को लड़ाई होगी तो वैसे ही थका हुआ है, ट्रेनिंग हो नहीं पा रही है। एक कंपनी ट्रेनिंग कंपनी होती थी। बोला सर हम ओवर एक्सटेंडेड हैं, ट्रेनिंग नहीं हो पा रही। हर आदमी मतलब कह दिया है, सीसीटीवी आ गया है भैया, हमने कहा कि थोड़ा और दूरी बढ़ा दें और थोड़ा रेस्ट मिल जाए, नहीं। बोला सर अफसर, और ये दिक्कत सिर्फ आईपीएस और सीएपीएफ में नहीं है, एक तो थोड़ा दिक्कत हमारे यहाँ जो बीएसएफ के भी असिस्टेंट कमांडेंट हैं वो भी काफ़ी हायरार्किकल हैं जवानों के साथ। ये भी बात है, ये बात भी हमको कहनी पड़ेगी। तो जो बात करी सर ने फ्लैटर होना है, वो भी कभी सुनते नहीं है, समझते किसी सिपाही को कुछ नहीं है। तो सिपाही की लीव की दिक्कत है, एक बहुत बड़ी दिक्कत है। सिपाही बहुत रोए हैं मेरे पास आके, अब सोचते हैं कि ये साहब आए हैं मिलने, कुछ करा देंगे भैया। अब मैं न नौकरी में हूँ और ज़माने भी बदल गए हैं। कहते हैं साहब हमारी ज़मीन हड़प ली गाँव में, हम यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं बॉर्डर पे, कोई सुनवाई नहीं है, पुलिस वालों से मिलते हैं, कुछ नहीं करते। बात फौजी भी कहते हैं, ये तुमने बताया, एयरफोर्स वाले भी कहते हैं जी ये दिक्कत बहुत आ रही है। अब जवान का मोराल क्या होगा अगर आप उससे काम करा, वो भी अननेसेसरी, उसका ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, उसकी फायरिंग प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, उसकी फिटनेस डिटीरियरेट कर रही है, सब कुछ हो रहा है, ठीक, और उसकी ज़मीन कोई हड़प लिया है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है, वो किसी से मिल नहीं पा रहा है। भैया अगर आईपीएस है इंचार्ज, तो इतना तो आईपीएस थियोरी में कोऑर्डिनेशन के लिए है, तो अपने जवान की ज़मीन तो उसको सुरक्षित करवा लेनी चाहिए, लेकिन वो अब नहीं रहा। मुझे एक डीजी बोलना नहीं चाहते हैं पब्लिक में, और मैं और संजीव सर दोनों उनका नाम जानते हैं। उन्होंने स्वयं मुझसे कहा कि बहुत समय आजकल चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी का फोन नहीं उठा रहे हैं अफसर, क्योंकि काम के नहीं है, वो मतलबीपन बड़ा आ गया। ये बात सिर्फ आईएएस आईपीएस या बीएसएफ या किसी में नहीं, ये एक समाज की भी बात है कि आप फ्लैटर हुए जी, आप जो है थोड़ा जो है मेरिटोक्रेसी वापस लाएं, थोड़ा रीजनेबलनेस लाएं, ये सोचें तर्क और तथ्य के साथ कि क्या अनुकूल है, और थोड़ा लंबे दौर का सोचें कि भाई ट्रेनिंग कंपनी तो होनी चाहिए ना, हर यूनिट में ट्रेनिंग रेगुलर होनी चाहिए, फिटनेस होनी चाहिए, फायरिंग होनी चाहिए, अपडेटिंग होनी चाहिए। बोले ये कोर्स भी करो, वो कोर्स भी करो, ये भी आ गया है कि अब हर चीज़ ऑनलाइन करिए, छुट्टी के लिए ऑनलाइन, वहाँ कनेक्शन ही नहीं है, ऐप ही काम नहीं कर रहा है। तो फरमान जो आ रहे हैं, और ये बड़ा टैलेंटेड लड़का है, मुझे बोला कि सर ये मुगलिया फरमान की तरह है, फरमान हम कर ही नहीं सकते, लेकिन हम क्या है कि हम कहते हैं हाजी कर रहे हैं। तो ये जो समाज में ये आ गया है ना कि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, प्राइवेट पैसे कमा रहा है, आईआईटी फंडेड है टैक्स पेयर से। आज के दिन भी जमीन 550 एकड़ गांधीनगर में दी सरकार ने मुफ्त की, ठीक, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है जो कोई इस्तेमाल नहीं करता है, वही गांव का अच्छा स्विमर नहीं स्विम कर सकता उसमें, ठीक। लेकिन आपका जो प्राइवेट कोचिंग वाला है वो पैसे कमा रहा है कोचिंग करा के,
करोड़ों में। संजीव चोपड़ा नहीं पैसे कमा रहे हैं, लेकिन ये सारे आईएएस दिल्ली वाले वो जम के कमा रहे हैं। तो आपने प्राइवेटाइज कर दिया स्टेट एंट्री, सोचें कितना विकल्प है। और वो बच्चा जा रहा है प्राइवेट कोचिंग में, लेकिन एक डमी स्कूल में फेक अटेंडेंस लगा रहा है। तो आप एक कल्चर पैदा कर रहे हैं सिस्टम को गेम करने का और एक डिसऑनेस्टी का, ठीक है, और एक लैक ऑफ ओनरशिप का। तो वो कभी भी लॉन्ग रन में किसी समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो एक तो थोड़ा कल्चर समाज का भी बदलना होगा, हमको अपने जूझना पड़ेगा मुद्दों से सत्यता के साथ। ये नहीं कि खौफ का माहौल है, अरे ईडी की रेड हो जाएगी, अरे इनकम टैक्स हम पे चढ़ बैठेगा, अगर कुछ बोलेंगे तो जो है दिल्ली के राक्षस हमको खा जाएंगे। तो वैसे नहीं चल सकता समाज, और उसका दुष्परिणाम बहुत होता है, हर देश को होता है, हर समाज को होता है। तो एक तो वो है, और दूसरा जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात जो संजीव सर और मैंने दोनों ने साथ की, वो करनी पड़ेगी गहन के साथ कि टैलेंट क्या चाहिए, एप्टीट्यूड क्या है, हम रिक्रूट ठीक से करें, फिर ट्रेन ठीक से करें, फिर इंसेंटिव सही हो और पेनल्टी भी हो कि अगर आप जो हैं बैठे हुए हैं और आप बीएसएफ के इंटेलिजेंस के मालिक हैं और सारा पैसा खा रहे हैं, तो कुछ तो होना चाहिए ना पेनल्टी। या अगर आप जो है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं उसका रिवर्स, और आपको कोई इनाम नहीं मिल रहा है और आपकी ग्लास सीलिंग है कि मान लें आप सबसे अच्छे अफसर हैं या फिर आप साइडलाइन हो जाएं, तो वो भी ठीक नहीं है ना। तो मतलब एक बस फाइनल पॉइंट दूंगा कि मैं निखिल कुमार को जानता था जो कमिश्नर थे पुलिस के, गवर्नर वगैरह भी बने बाद में। तो निखिल कुमार दिल्ली कमिश्नर मैंने सुना है काफी ठीक ठाक थे, लेकिन फिर वो एनएसजी के हेड बन गए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के। तो मैं बास्केटबॉल खेलने गया था, हम लोगों का मैच हुआ था, हम लोग आईपीएस ऑफिसर्स गए थे, तो मैंने सबसे ज्यादा स्कोर किया था। तो उस समय मुलाकात हुई और सीधी बात मुझे ये लगा उस समय भी कि उन्होंने कोई कमांडो ऑपरेशन नहीं किया, वो बिल्कुल आउटडोर्स ही नहीं थे। और फिर वो कई सीएपीएफ के हेड थे, और मुझे बात उस समय भी गलत लगी कि he should not head that। ये नहीं कि भाई आज कमिश्नर पुलिस, कल आप डीजी, अभी सर ने बात की कि भाई आईटीबीपी का चीफ जो है हरियाणा से चला आ रहा है टहलता हुआ, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है पहाड़ों का। वो नहीं हो सकता, वो बदलना होगा हमको। तो ये एक्ट गलत है, जो 3 कारण मैंने दिए। एक तो पुअरली ड्राफ्टेड है, दूसरा आप जो है एक एक्सपीडियंट वे में, जैसे शाहबानो ओवर रूल किया था राजीव गांधी ने, वैसे ही आप एक जजमेंट और जुडिशियल प्रेसिडेंट आप हटा रहे हो, ठीक है। और तीसरा ये फंडामेंटली अनजस्ट है, अन्याय कर रहे हैं। बस यही 3 मेरे मुद्दे हैं। जी, संजीव सर और अतुल सर, मैं अपने फाइनल थीम पे आना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बस बता दूं कि हमने अभी तक जो बात की उसमें ये पता चल रहा है कि इस एक्ट की वजह से करियर स्टैग्नेशन सीएपीएफ ऑफिसर्स में आएगा, उनमें लो मोराल हो सकता है, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल आएगा, मोराल भी लो और हो चुका है। से ज्यादा मोराल वाली बात है, मोराल वाली बात। जी, the number of people who will make it to DG is only very few, right? Correct. It is the hope. It is that hope which keeps. भाई उम्मीद पे दुनिया कायम है, इन्होंने उम्मीद ही डुबा दी। जैसे भीष्म पितामह के 7 भाई हुए थे, ठीक है, और गंगा मैया उन 7 को डुबो दी। जी, तो अमित शाह ने तय कर लिया है कि गंगा मैया की तरह ये पूरे सीएपीएफ के अफसरों का विसर्जन कर देंगे। जी जी, तो ये हो गया, और ये भी हो गया कि ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल आ जाएगा, मेरिट को उतना भाव नहीं मिलेगा। तीसरी चीज ये आ गई कि जो डोमेन एक्सपर्टीज थी, जैसे किसी आईटीबीपी सीएपीएफ ऑफिसर में माउंटेन की हो, हाई एल्टीट्यूड की हो, वो भी डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि वो कभी उस हाई लेवल पे पहुंच नहीं पाएंगे जहां वो फाइनल पॉलिसी पे साइन करेंगे या डिसीजंस लेंगे। ये भी मैं मान गया। अभी मैं आपको बस दोनों को कुछ आंकड़े देना चाहता हूं और उसके बाद मैं आपसे लीडरशिप के सवाल पूछना चाहूंगा। अभी मैं पिछले 20 साल की कैजुअलिटी फिगर्स देख रहा था कि ऑपरेशंस में, क्योंकि सीएपीएफ अल्टीमेटली सिक्योरिटी के बारे में है, ऑपरेशंस के बारे में है, तो ऑपरेशंस में कैजुअलिटीज होती हैं। अब मैं भारतीय थल सेना की बात करूं, इंडियन आर्मी की बात करूं, तो पिछले 20 साल में रफली
जो कैजुअलिटी रेशियो है 1 ऑफिसर फॉर एवरी 10 to 12 जवान्स किल्ड। सीएपीएफ की बात करूं, सीएपीएफ गेजेटेड ऑफिसर जो होते हैं, जो असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं, तो 1 ऑफिसर फॉर एवरी 40 जवान्स किल्ड। और अगर मैं आईपीएस ऑफिसर्स की बात करूं तो पिछले 20 साल में 1 आईपीएस ऑफिसर फॉर मोर देन 900 नॉन ऑफिसर्स किल्ड। तो ये है लीडरशिप का मतलब, लीडरशिप तो है नहीं इसमें आईपीएस ऑफिसर की, क्योंकि वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करते नहीं है। अब संजीव सर, आप आईएएस अकेडमी के डायरेक्टर रह चुके हैं। जब गोली चली है बहुत लोग टेबल के नीचे भी घुस जाते हैं। करेज बहुत कम है, क्योंकि फिजिकलिटी ही नहीं है ना। सब तो कोचिंग से आए हैं घिस घिस के, रटंत विद्या घड़ंत पानी। तो फिजिकलिटी बिल्कुल एक उसमें सिर्फ आईएएस आईपीएस की गलती नहीं है, या वो हमारे समाज की भी गलती है। क्योंकि छोटी सी बात यह है कि अगर आपका एग्जाम ओरिएंटेड समाज है, द बिगेस्ट अचीवमेंट इज you become the topper. अयो my son got 100 on 100 in maths. अयो ठीक है यार, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं एक ऑनेस्ट बात बोलूंगा, आई लर्न, आज मैं फेयर ऑब्जर्वर चला रहा हूं तो ठीक है, लिखाई में मेरी इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग काम आई, लेकिन ऑनेस्टली मैं फेयर ऑब्जर्वर का टीम मैनेजमेंट, टीम चलाना मैंने स्पोर्ट्स फील्ड से सीखा, क्योंकि मैं टीम स्पोर्ट्स खेला। मोराल कैसे रखना है, सबको संजो के कैसे रखना है, भाई गोलकीपर का भी रोल है, फॉरवर्ड का भी रोल है, बैलेंस बना के रखना। तो स्पोर्ट्स का भी एक रोल है आपके। जैसे अगर डिप्लोमेसी गए तो डिबेटिंग का एक रोल है। तो वो जो मल्टी फैसेटेड डेवलपमेंट है बड़ा जरूरी है, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत इंडिया में आती है कि फेयरनेस कैसे करेंगे, वो भी मैं एक्नॉलेज करता हूँ, क्योंकि उसमें फिर जो है फेवरेटिज्म का रिस्क है। तो मतलब एक सेकंड, मेरा सवाल एकदम इसी बात पे था। पहली मेरे ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक वाली बात हो गई, क्योंकि संजीव सर आप आईएएस अकेडमी के डायरेक्टर रह चुके हैं, यू बिन अ लीडर, आपने लीडर्स को ट्रेन भी किया है। और अतुल सर आप आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, आपके नीचे भी जवान थे, यू बिन अ लीडर देयर आल्सो। फिर आपने फेयर ऑब्जर्वर खड़ा किया, यहाँ पे आप फाउंडर भी हैं, सीईओ भी हैं, एडिटर इन चीफ भी हैं, और ये कोई आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। और आपने कई सालों से फेयर ऑब्जर्वर को सक्सेसफुली चलाया, मतलब 3000 इंटरनेशनल लेखक रह चुके हैं, बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने लिखा है। तो ये कोई आम चीज नहीं है। तो आप दोनों से मैं यही पूछना चाहता हूं कि हमारे पास ये एक्ट है, लीडरशिप को क्या करना चाहिए? जो हमारी आईपीएस, जिनको ये आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ दे दिया जाएगा, जबकि उनका उनसे कोई लेना देना नहीं रहेगा, लीडरशिप इसमें क्या कर सकती है? Well, see, I think, Rohan, the point is that great leaders are the ones who can create trust. Now, that trust does not happen overnight. That trust happens when people have seen you. The trust happens when people through long experiences. You see, because trust does not happen because you have said something. Trust happens because people have seen you in action. They've seen how you've defended your colleagues. They've seen how well you have spoken up for them. They see whether you stood with them against the political leadership. That trust does not happen overnight. Now that is the biggest challenge here. That, for example, if I have worked in the government of West Bengal, or if I have worked in the academy for 2 tenures, I mean, people know what my position would be. They would know that whether it was the CPM regime or the TMC regime, if my officers have done well, I would be able to stand by them, at least defend them to the extent possible. Finally, I may not be able to achieve my point vis-a-vis the political executive, but have I stood up for them? Now, that is trust. Leadership depends on trust. Leadership is when you say and things are done because people trust you. Now, that is a function of the time that you spend in an organization. This sudden bright spark going somewhere will take time to develop that. And by the time he's developed it, he's off. So unless you have a very long tenure, anywhere, that's the point which I've been making for the academy also. Please post officers, please only post those people as directors who've already served there as deputy directors once. Because if you served as a deputy director, a senior deputy director in the academy for 5 to 7 years, you understand the culture, you understand the working, you know everybody there. It's much easier. Now suddenly you implant an academic from anywhere, you're making the head of the academy, you won't know anything about
about the horses, he wouldn't know something, anything about sports, he wouldn't know anything about the men. So all these things, I mean, your conduct vis-a-vis everybody, that is what creates trust. You see, Ashwini Kumar, whom I give as a great example of leadership, you see, he used to come and play hockey. He would play hockey with the jawans, he would play hockey with the children. He would उस समय उनकी उम्र हो चुकी थी, ये बात बहुत जरूरी है सर, ये बताना. 40s at that time, 40s, 50s at that time. Also the head of the IHF. So you create that sense of awe. You create that sense of trust, and that awe, trust, vigor, confidence, all these things go together. Right? So that is what I would say. So great officers are those who inspire trust, and that trust can happen only when people have seen you in action. You see, if I go to my office every day 2 minutes before 9, then I'm sending a signal. I'm sending a signal. I'm sending a signal which is far more effective than saying that, come on time, come on time, come on time. So officers have to lead by example. That trust happens when you have been there for a long time. That's what I would like to say. अतुल सर, आपके विचार? मेरे विचार ये हैं यार, ये जो तुमने सवाल किया है कि आईपीएस को क्या करना चाहिए, देखो यार, मैं कह सकता हूँ भैया डीजी बनो तो आप जो है मतलब अपनी फोर्स को जानो, ये जानो, लेकिन संभव ही नहीं। ये सवाल सिर्फ आईपीएस का नहीं है, जो भी इस सीएपीएफ में है, हर एक लीडर है, सीएपीएफ वाला भी लीडर ही होगा, उसके नीचे भी कोई पलटन होगी, भले ही उसको रिपोर्ट आईपीएस को करना पड़े, लेकिन हर लीडर को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? पहली बात मेरे हिसाब से कि विश्व भर हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहां डेमोक्रेसी हर जगह थोड़ी डिक्लाइन कर रही है और सोसाइटी काफी विभाजित हो रही है, पोलराइजेशन हर समाज में, और इंटरेस्ट ग्रुप्स और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हर डेमोक्रेसी को अलग अलग दिशाओं में खींच रहा है। अब अगर कोई रथ है और 4 घोड़े हैं, 8 घोड़े हैं, जो भी, तो एक दिशा में चलेंगे तो रथ चलता है आपका। अगर हर घोड़ा अपने दिशा में भाग लिया तो राम बचाए। तो एक बहुत बड़ी जरूरी चीज ये हो गई है कि लीडरशिप का सबसे बड़ा रोल इन ऑर्गेनाइजेशंस में ये हो गया है कि पहली बात मोटिवेशन रखें, मोराल खड़ा करें, और लेकिन सबसे बड़ी बात सत्य वचन कहें। कहीं ये दिक्कत है और खुल के कहें। जैसे मैं ये बात सारे असिस्टेंट कमांडेंट्स को कहा हूं बीएसएफ में, जो मेरे सामने रोना रोते हैं, कि बात कहो, सामने रखो, क्योंकि अगर असत्य की दुनिया में जिए, जैसे सोवियत रूस जी रहा था, जहां की कोई सत्य बोलना नहीं चाहता था, जहां पॉलिटिकली करेक्ट फ्रेज आया, भैया कोई डेथ ऑफ स्टालिन बड़ी अच्छी पिक्चर है कि हर आदमी जो है सत्य बोलने का इतना खौफ था। तो सोवियत यूनियन एक सुपर पावर था, कोल्ड वॉर चली, लेकिन जब कोलैप्स किया, बर्लिन वॉल गिरी 1989 नवंबर में, और 2 साल में वो सोवियत रूस इतने न्यूक्लियर वेपन्स, इतना जलवे वाले जो है, मई के मार्च, वर्ल्ड वॉर 2 की आन शान, सब ढह गया। तो बहुत जरूरी है कि सत्य पे प्रकाश डालें लोग, और कहीं ये सुधार चाहिए, ये हमको सुधार चाहिए। मैं इसका मतलब ये नहीं है बगावत करें, मैं इंस्टीट्यूशनलिस्ट हूं, मैं बर्कियन कंजर्वेटिव फिलोसॉफिकली, क्योंकि मेरा जो ऐसे था जिसने मुझे स्कॉलरशिप दिलाई, 2 मैंने ऐसे लिखे थे, एक नागालैंड पे, एक इंटेलेक्चुअल रूट्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन पे। और मैं जब छोटा था तो मुझे फ्रेंच रेवोल्यूशन से मैं बिल्कुल, मुझे लगता था यही होना चाहिए, गला काटना चाहिए, लोगों के सर के साथ फुटबॉल खेलना चाहिए। और अब थोड़ी बाल झड़ गए हैं तो मुझे लगता है नहीं, वो बहुत अच्छी आइडिया नहीं है, क्योंकि उससे रेन ऑफ टेरर पैदा होता है, उससे कोई रोबेस्पियर आके बैठ जाता है, और फिर रोबेस्पियर के बाद लोग ऑर्डर ढूंढते हैं तो नेपोलियन आ जाता है, जो कि बड़ा गजब आदमी था। मेरा हीरो है नेपोलियन भैया। आज के दिन आप जो है एक साइड इवन, एक साइड ऑड, नेपोलियनिक कोड पे पूरा जो है लॉ चलता है यूरोप का। लेकिन चक्कर ये है कि उस 1 मैन कैरिज्मेटिक रूल का रिस्क ये है कि वो
चला जाता है स्पेन, स्पेनिश अल्सर खा जाता है, और दूसरा है कि रूस पहुंच जाता है। तो फ्रांस तो ध्वस्त हो गया ना। 1805 ट्रफाल्गर की लड़ाई और 1815 वाटरलू की लड़ाई के बाद फ्रांस एक सेकंड पोजीशन पे आ गया, और फ्रांस को नंबर 1 होना चाहिए था बाय ऑल राइट्स। ज्यादा फर्टाइल था फ्रांस का स्टेट, ज्यादा पहले मतलब ज्यादा कोहिसिव था एक तरह से। तो मेरा पॉइंट ये है कि मैं वर्किंग कंजर्वेटिव हूं, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी हो जाते हैं कि स्टेट रिफॉर्म करे, इवॉल्व करे। रेवोल्यूशन में नहीं करा, कभी नहीं होना चाहिए, कभी भी कोई गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन बात यह है कि रिफॉर्म आपको इंस्टीट्यूशनल चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि लोग ऑर्डर ही ना लें और केओस हो जाए, पर यह कि लोग कहें हमको ये रिफॉर्म चाहिए, लोग जुटें एक साथ, लोग अपनी बात पब्लिक पे कहें, रिटायर्ड ऑफिसर सामने आके कहें, जनता को कहें, क्यों समझाएं कि क्यों ये जरूरी है, क्यों हमें इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है, क्यों पर्सनालिटी कल्ट से नहीं चलेगा, क्यों इस तरह के एक्ट से नहीं चलेगा। ये बैंडेड लगा रहा है, ये टेम्पररी मेजर है। इसीलिए संजीव चोपड़ा साहब इंस्ट्रक्टर थे जब मैं नया नया घुसा था, बेचारे तब से मुझे झेल रहे हैं। 20 साल से ऊपर हो गया, 30 साल होने को आ रहा है। और वही इन्होंने कहा, क्यों डायरेक्टर थे और एक्सपीरियंस से अच्छा चला। पर ये जो काम आज कर रहे हैं आज के भारतवर्ष में, कि एक बात कर रहे हैं मुद्दे पे गहन अंदाज में चिंतन और मंथन कर रहे हैं, इसकी जरूरत है हमें। मैं दुख के साथ कहूंगा, बहुत से डीजी मुकर गए इस मुद्दे पे बात करने पे, पब्लिकली कैमरा के सामने। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत से मेरे मित्र हैं, रिटायर हो चुके हैं, तब भी मुकर गए। यही बातें कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कर रहे हैं। तो है ना, गाना था ना, पर्दे के पीछे, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। तो मेरा यही होगा, पर्दा उठाओ, बहुत हो गया पर्दे के पीछे। जी, थैंक यू रोहन, इट वाज वेरी नाइस। संजीव सर, बड़ा शानदार डिस्कशन था, बड़ा मजा आया, और ऐसे खुल के बात की जो इस देश में ज्यादा हो नहीं रही है, अधिक हो नहीं रही है। और अच्छा लगा कि हमने इस विषय पे छुआ, क्योंकि ये विषय दिख रहा है कि हम तीनों के दिलों के काफी करीब है। तो मैं आप दोनों को धन्यवाद कहना चाहूंगा जुड़ने के लिए फेयर ऑब्जर्वर हिंदी के साथ और बात करने के लिए। बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू रोहन, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू।